नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एनएलपी कोर्स की 7वीं वीडियो है और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आप अपने माइंड के बारे में और बेहतर जान पाएँगे कि आपका माइंड काम कैसे करता है। और तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, किस तरीके से वह इन्फॉर्मेशन लेता है। जब इन्फॉर्मेशन ले लेता है तो उसे कैसे डिस्टॉर्ट, डिलीट, जनरलाइज़ करता है और जनरलाइज़ करने के बाद फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, इमोशंस क्रिएट होते हैं। एक जो E1 था वो E2 बन जाता है। हमारे लिए उसका एक डिफरेंट व्यू एंड पर्सपेक्टिव होता है हमारे बिलीव्स, थॉट्स, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। और जो हमें फीलिंग्स होती हैं, उस फीलिंग्स के हिसाब से ही हमारी थॉट्स बनती हैं कि हमें ये काम, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या मुझे अब पढ़ने बैठना चाहिए, या इंस्टाग्राम या वीडियोज़ देखनी चाहिए, या कोई मूवी देखनी चाहिए। फीलिंग्स के हिसाब से होता है, जैसा हमें फ़ील हो रहा है। अगर हमें स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, हमारा रेस्ट करने का मन करेगा या कोई मूवी देखने का मन करेगा या पार्टी करने का मन करेगा। लेकिन अगर हम शांत हैं, पीसफुल हैं, अगर हम अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे या वीडियो क्रिएट करेंगे या कुछ बेहतर काम करेंगे। तो हमारी फीलिंग्स के हिसाब से हमारे एक्शंस डिसाइड होते हैं और एक्शन के बाद रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारी पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट होती है, हम रिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है या हम फेल होते हैं चीज़ों में, तो हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में या नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं। और अधिकतर जब लोग फेल हो जाते हैं तो उनके पास दोबारा एक्शन लेने की वो फीलिंग नहीं आ पाती। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो लास्ट वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को दोबारा देखना अगर एक बार आपने देख ली हो, क्योंकि इससे आप अपने माइंड को समझ पाएंगे किस तरीके से आपका माइंड पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कब वो कॉन्फिडेंट होता है, कहीं वो डल होता है, कब फियर में होता है, किस वजह से होता है। तो आपको अपनी पास्ट की प्रोग्रामिंग जो हो चुकी है उसको चेंज करना होगा, उसको रीप्रोग्राम करना होगा। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं दोस्तों, उनको समझना होगा। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा, अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। हम चीज़ों को कैसे रिसीव करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा। वो सही कोच के साथ, सही टेक्निक लर्न करके और सही एनवायरनमेंट में हो सकता है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा माइंड चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करता है। हमारे माइंड के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन, बिलीव, थॉट्स, मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, वो किस फॉर्म में है। दोस्तों जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, एक विजुअल है, एक ऑडिटरी है, एक काइनेस्थेटिक, सेंसरी भी कहते हैं, और हमारी टेस्ट है और स्मेल है। इनमें से दोस्तों 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सेंसेस हमारी, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। दोस्तों स्मेल और टेस्ट तो हमारे खाने या सूंघने के लिए होती है, वो स्टैंडर्ड होती हैं। जैसे-जैसे हम खाएँगे वैसी-वैसी मेमोरीज़ हमारे अंदर जनरेट होती चली जाएँगी, है ना? वो एक स्टैंडर्ड है, वो उसमें हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। और जो फीडिड है, वो खाना भी एक स्टैंडर्ड ही है जो हम खाते हैं, है ना? स्मेल्स भी हैं, वो भी स्टैंडर्ड हैं जो हम करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे माइंड को, दैट्स हमारी विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी। और हमारे माइंड के अंदर ही बहुत सारे इमेजेस फॉर्म में डाटा है, बहुत सारे ऑडियो फॉर्म में डाटा है और बहुत सारे काइनेस्थेटिक फॉर्म में या इमोशन के फॉर्म में डाटा है। तो हमारे माइंड में कोई स्पेशली एक डाटाबेस नहीं बना हुआ है। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे ऑडियोज़ हैं। उसे कैसे एक्सपीरियंस करेंगे दोस्तों आप? आप अगर कोई स्टोरी सुनते हैं, तो अगर आप स्टोरी सुन रहे हैं, आप उसमें 3 चीज़ें करते हैं। अगर उसमें कुछ पेन्स हैं, आप उनको महसूस करते हैं, या कुछ सक्सेस हो रही है, वहाँ आप जॉय फ़ील करते हैं, है ना? और आप अगर उसमें आवाज़ें भी फ़ील करते हैं, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। और तीसरी दोस्तों आप विजुअलाइज़ करते हैं चीज़ों को। हम कोई भी चीज़ को मेमोराइज़ भी दोस्तों इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर ही कर पाते हैं। आपने अधिकतर देखा भी होगा, अगर आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करें तो आप उसके इमेजेस को याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेमोरी टेक्निक्स की भी बात करें दोस्तों, जो आप आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को मेमोराइज़ कर पाते हैं बेहतर तरीके। अगर हम चीज़ों को इमेज फॉर्म में याद रखें तो हम चीज़ों को और बेहतर याद कर पाते हैं। जैसे कि हमने देखा फ्लो चार्ट्स या चार्ट्स जो होते हैं वो हमें बेहतर याद रह पाते हैं। अगर हम माइंड मैप्स क्रिएट करें चीज़ों के तो वो हमें और बेहतर याद रह पाते हैं। और अगर हम चीज़ों को किसी एक्ज़लरेटेड करके एक इमेज फॉर्म में क्रिएट करें तो हम चीज़ों को याद और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वो हम आपको मेमोरी टेक्निक्स में समझाएँगे। और दूसरा दोस्तों, अगर हम ऑडिटरी की बात करें, तो जो आपने सीखा होगा फ़ोनिक टेक्निक्स कि वर्ड्सों को छोटा बना लो, लय में रख लो, तो हम चीज़ों को और बेहतर याद रख पाएँगे छोटा करके। आपने दोहे, छंद या हनुमान चालीसा आपने देखी होगी, आपको अगर 10-20 बार आपको पढ़ लो, उसको याद हो जाती है। वो कैसे याद होती है? आप उसकी डाटा इन्फॉर्मेशन याद नहीं करते, आप जो याद करते हैं उसकी लय को, और उस लय के बेसिस पर वो वर्ड्स फिरते चले जाते हैं। देखिए आपको आज तक भी एबीसीडी याद होगी बहुत आसानी से, क्योंकि एबीसीडी एक लय में है। एबीसीडी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। लेकिन क्या-क्या के इतने लय में नहीं हो पाते, तो इसलिए वो हमें याद नहीं रह पाते।
ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है दोस्तों, इन 3 सेंसेस का ही यूज़ करके आप उनको याद रख पाएँगे। और तीसरा होता है दोस्तों काइनेस्थेटिक, हम चीज़ों को फ़ील करके भी याद रखते हैं। जब किसी स्टोरी को याद रखना होता है, तो हम उसकी फीलिंग्स को, इमोशन को, उसके इमेजेस को, तीनों चीज़ों का ही यूज़ करके हम उनको याद रखते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर आप किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अगर वो अपना नाम भी ना बताए, तो आप ईज़िली उसके ऑडिटरी से ही या आवाज़ से ही उसको पहचान जाएँगे। हमारे माइंड में कोई डाटा नहीं होता ऑडिटरी, ऑडिटरी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आवाज़ें। अलग-अलग तरह की आवाज़ें हमारे माइंड में एज़ ए फ्रीक्वेंसी फ़ीड हो जाती हैं। और मोस्टली अगर हम लय में चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें, तो हमें बेहतर याद रह पाती है। अपने छंद, दोहे और जो हमारी चालीसा या हमारी जो रामायण है, वो भी पूरे लय में लिखी गई है कि वो लोगों को याद रह पाए। मंत्र याद रह जाते हैं। लेकिन आपको कोई डाटा दे दिया जाए रखने के लिए, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपको वोकैब्युलरी याद करने के लिए दी जाए डिक्शनरी से, आप याद नहीं रख पाएँगे। आप बहुत आसानी से भूल जाएँगे। कोई नंबर्स याद करने के लिए या इवन आप पासवर्ड्स कितनी जल्दी भूल जाते हैं अपने, क्योंकि वो एक एक क्या नाम है, एक डाटा होता है। आप उस डाटा को फ़ील नहीं कर पाते, या उसे एक स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग में रखिए या इमेज में रखिए, आप उसको याद रख पाएँगे। लेकिन आप अपने पासवर्ड जिसे याद रखना इतना इम्पोर्टेंट है, हम उसे ही भूल जाते हैं। हमने क्या खाया था वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ अटैच नहीं है। लेकिन हमने कुछ बेहतर खाया होगा तो हमें वह चीज़ याद रहेगी। हमारी लाइफ़ की कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ हैं, वो हमें याद होगी। अपने शादी की अगर हम याद करने की कोशिश करें, तो हम उस शादी की इमेजेस हमारे दिमाग में आएगी। हमें कैसा फ़ील हो रहा था, वो चीज़ें याद आएँगी और हमें वो चीज़ें रियलिस्टिक लगनी शुरू हो जाएँगी। तो होपफुली आप समझे होंगे कि हम चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करते हैं। हम विजुअल फ़ॉर्म में करते हैं, ऑडिटरी फ़ॉर्म में करते हैं और काइनेस्थेटिक फ़ॉर्म में करते हैं, और वही डाटा हमारे माइंड के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमारे पास्ट का हो चुका है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं। अगर हम अपनी लाइफ़ में अचीवमेंट्स किए हैं, तो हम रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी आइडेंटिटी हमारी बेहतर होगी। लेकिन हम लाइफ़ में बहुत बार फेल हुए हैं, हमने नेगेटिविटी का सामना किया है कई बार, हमारे साथ कुछ ट्रॉमाज़ हुए हैं, जो हमारे माइंड में आज तक हैं, हम लोगों को अब तक फ़ॉरगिव नहीं किया है, उनकी मेमोरीज़ हमारे माइंड में पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपके माइंड में बहुत सारा गार्बेज भरा हुआ है, जो आपकी बहुत सारी एनर्जी ले रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो हमें वो गार्बेज को, वो नेगेटिविटी को, वो फेलियर्स को, उस नॉन अचीवमेंट्स को बाहर निकालना होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके जीवन में, आपकी लाइफ़ में जितना भी सारी इन्फॉर्मेशन या जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, वो सभी आपके माइंड में नहीं है। केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं आपकी लाइफ़ के, कुछ डिफरेंट या कुछ आपके साथ नेगेटिव हुआ हो, या आप फेल हुए हों, या आपकी किसी ने बेइज़्ज़ती की हो, या आपके साथ कुछ हैरेसमेंट हुआ हो, वो आपके माइंड में रहेगा। या कुछ बहुत अच्छा भी हुआ होगा, वो भी आपके याद में रहे, या आपके माइंड में रहेगा। अब अगर आप अपनी क्लासेस में टॉप करते थे, तो आप अपने आप को फ़ील करेंगे, कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि मैं आज भी कुछ पढ़ूँगा, तो अब बेहतर ही करूँगा उसके अंदर। तो दोस्तों हमारी पास्ट की मेमोरीज़ हमारे आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। तो हमारा एनएलपी में यही कोशिश होती है कि हम अपने पास्ट को हील करें, फ्यूचर को ब्राइट करें और प्रेज़ेंट में रहें, जिससे कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाएँ। तो अब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये जो दोस्तों VAK हैं, इसके बेसिस पर एनएलपी में पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, जिसे सब मॉडलिटीज़ कहा जाता है। देखिए हर व्यक्ति विज़ुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक के कॉम्बिनेशन से ही याद रखता है। लेकिन हर किसी व्यक्ति की एक प्रेफ़रेंस कह सकते हैं, या एक प्रेफ़रेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर कोई विज़ुअल है, वह व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर होगी। वह बेहतर व्यू के लिए होटल में ज़्यादा पैसे भी देना रेडी होगा, यानी कि 2-3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देगा, और उसे बेहतर व्यू मिल रहा है। ऐसे ही घर खरीदने में भी वह लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा कि उसे क्या दिख रहा है, क्या फ़ील हो रहा है, जहाँ पर रह रहा है वो। उसे कैसे व्यूज़ आते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वह एक बेहतर विज़नरी लीडर बन सकता है। उसकी स्पीकिंग क्वालिटीज़ बहुत बेहतर होती हैं। उसे लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा आता है। वह लोग पिक्चर के फ़ॉर्म में ज़्यादातर याद करना पसंद करता है, समझना पसंद करता है, और उसे लोग, अगर बहुत सारी आवाज़ें चल रही हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हैं, वह उस समय पे भी स्टडी कर सकता है। वह चीज़ों को इमेज फ़ॉर्म में याद रखने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी मूव करता है इधर, तो वो यहाँ से मेमोरी एक्सेस कर रहा है, यहाँ से मेमोरी एक्सेस कर रहा है। उसकी अप डाउन जो होंगी, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा मूव होंगी। तो उसके बेसिस पर लोगों को आप समझ सकते हैं। और दूसरी जो पर्सनैलिटी होती है, जो ऑडिटरी होते हैं, वे सुनकर चीज़ों को पसंद करते हैं। उनकी शेर व शायरी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा याद रह पाती है, और वो लोगों से मिलकर उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, है ना? बातें करना चाहते हैं, डिबेट्स करने में परफेक्ट होते हैं। वे बोल कर याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग बोल-बोल कर याद करते हैं, तो उनको बोलकर याद बेहतर हो पाता है।
और उनके थिंकर बहुत बेहतर होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं। तो और जो ऑडिटरी होंगे वो इधर-उधर देख के अपनी मेमोरी को ज़्यादातर एक्सेस करेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बेहतर नहीं होगी। ये दूर की कम सोच पाते हैं, माइंडेड होते हैं, एक मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है लेकिन दूर की नहीं सोच पाते हैं। और जो काइनेस्थेटिक होते हैं, वो चीज़ों को फ़ील करके समझते हैं, वो चीज़ों को ड्रॉ करके, लिख कर समझने की कोशिश करते हैं, है ना? वो लोगों के पास आएँगे, उनको फ़ील करना चाहेंगे, उन्हें अधिकतर ऐसा लगेगा कि यार फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसके बेसिस पर लोगों की पर्सनैलिटी डिसाइड होती है कि वह व्यक्ति की प्रेफ़रेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, फ़ील करते हैं, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हर किसी व्यक्ति का प्रेफ़रेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो अगर हम ये समझ पाएँ कि उस व्यक्ति का प्रेफ़रेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम उससे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि हस्बैंड-वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी रहता है इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति विज़ुअल है, तो उस व्यक्ति को गिफ्ट लेना, चीज़ें देखना बहुत पसंद होता है। लेकिन जो अगर कोई काइनेस्थेटिक है, वो सोचेगा कि मैं टच देकर या फ़ील देकर उस व्यक्ति को खुश कर सकता हूँ, है ना? या एक आई लव यू बोल के अगर ऑडिटरी कोई मेल पर्सनैलिटी है, तो वो सोचता है कि मैं बोलकर लोगों को खुश कर सकता हूँ। लेकिन उसे चाहिए गिफ्ट्स, उसे चाहिए हाथों में सामान या अच्छा भी हो, ट्रिप पे ले जाए। कुछ व्यक्ति ट्रिप पे जाकर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वैसा टच से अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अगर कोई शेरो शायरी पढ़ दे, वो सारा अच्छा लगता है या आई लव यू बोल दे, वो अच्छा लगता है। तो हमें ये समझना होगा कि हर किसी व्यक्ति की डिफरेंट-डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उसके बेसिस पर ही उसे वो अगर हम समझ पाएँ, तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आप्स को भी बेहतर समझ पाते हैं। इससे हम अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे, तो हम भी अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर पाएँगे। और एक पर्सनैलिटी और होती है जिसे ऑडियो डिजिटल कहा जाता है, एडी पर्सनैलिटी। दोस्तों ये एडी पर्सनैलिटी जो होती है, ये जब हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होगा या हम कैसे बुद्धि विकास हो गई, तो ऑडियो डिजिटल का भी कॉम्बिनेशन बहुत से लोगों में पाया जाता है। जो ऑडियो डिजिटल होते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, वो हर चीज़ की रीज़निंग जानना चाहते हैं, है ना? जैसे कि भगवान हैं, नहीं हैं, वो ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एनालिसिस पैरालिसिस में पड़े रहते हैं, वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। दोस्तों माइंडेड बहुत होते हैं, शार्प बहुत होते हैं, उन्हें नॉलेज भी बहुत होती है, लेकिन कहीं न कहीं सक्सेस पाने में उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी कहीं न कहीं हो सकता है वह व्यक्ति हो सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, है ना? डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ से नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं। इवन आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो आप उस बीमारी की पूरी जड़ तक जानने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं आप फ़ील करते हैं कि कहीं न ये बीमारी मेरे को ना हो जाए। अगर आप गूगल पर कोई बीमारी सर्च करें, तो वो एंड में बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। तो आपने एक्सपीरियंस भी किया है जो है हाइपरकॉन्ड्रिया, जिसे कि एक बीमारी भी कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं दोस्तों, हमें ओवर थिंकर भी नहीं होना है। तो यह भी एक पर्सनैलिटी होती है, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा करना, ज़्यादा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेना। जो लोग को सलाह तो दे देते हैं और वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जो उन्हें उस चीज़ की नॉलेज होती है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाते। वो सोचते हैं मेरे को नॉलेज हो गई तो बस मुझे उसमें ही बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते। इस कारण से वो अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते। देखिए नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉलेज बिल्कुल बेकार है। तो होपफुली आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा प्रेफ़रेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसे आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, जो फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए कि आपकी प्रेफ़रेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और हम चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करते हैं। आने वाली वीडियोज़ दोस्तों मेमोरी के ऊपर भी होंगी जे कि हम अपनी मेमोरी को शार्प कैसे कर सकते हैं या हम एक बेहतर माइंडेड पर्सनैलिटी कैसे बन सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों एक नई वीडियो के साथ एनएलपी की। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आप एनएलपी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो होपफुली आप अपनी लाइफ में पर्सनैलिटी को ज़रूर चेंज कर पाएँगे। दोस्तों मोटिवेशनल वीडियोज़ देखकर या कुछ समय के लिए हो सकता है आप 4 ज़रूर जाएँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चेंजेज़ नहीं लाएँगे। लेकिन एनएलपी ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप्स हो, सबको आप बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।